हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 19 जुलाई 1969 को जो बैंक्स का 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ उसके ऊपर, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटे सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 19 जुलाई 2021 को यानी आने वाली 19 जुलाई को बैंक एसोसिएशन 19 जुलाई को बैंक नेशनलाइजेशन डे मनाने वाला है और 19 जुलाई को ही एक ट्विटर कैंपेन भी लॉन्च किया जाने वाला है। ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आई है। इसके साथ ही AIBA के द्वारा एक वीडियो भी यूट्यूब पे एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसपे जो यूनियन लीडर है, जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपको यानी बैंक एम्प्लॉयज को एक छोटे से नोटिस पे भी, एक शॉर्ट नोटिस पे भी स्ट्राइक के लिए आपको रेडी रहना पड़ सकता है। कभी भी स्ट्राइक का कॉल लिया जा सकता है। ये वीडियो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है। अब बात करते हैं 19 जुलाई 1969 को जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ था, और इसके जो पूरा घटनाक्रम आप अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी स्टोरी भी कोई एक फिल्मी स्टोरी की तरह है। फ्रेंड्स, हुआ ऐसे कि सबसे पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी और जो पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स हुए अलग अलग कंट्री में, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1962 से जो इंडो चाइना वॉर हुआ। इस वॉर में आपको पता है इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। किसी भी वॉर को करने में किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफी रुइन हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। उसके बाद 1964 में जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हुई। उसके बाद में जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 1969 होते ही इंडिया एक और वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो गया। इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से दोबारा और जो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई। 1966 के अंदर आपको पता है ये फ्रेंड्स जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी निधन हो गया। और उसके बाद कंट्री को एक पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी मिली। अब हुआ ये, जैसे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो 1964 से 1967 का जो पीरियड था इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही खराब था। महंगाई डबल डिजिट यानी 10% और उससे ऊपर थी। जीडीपी ग्रोथ रेट 1964 65 65 66 2 से 3 साल तक लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रही। और जो फॉरेक्स रिजर्व था वो भी इंडिया का धीरे धीरे घटता जा रहा था। यानी 1964 से 1967 का पीरियड ऐसा था कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल सही नहीं थी। फिर ध्यान आया इकोनॉमिस्ट का बैंक्स के ऊपर कि क्या इस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या उसे बैंक्स के जरिए सुधारा जा सकता है। तो बैंक्स की कंडीशन को देखा गया कि इंडिया में आज की तारीख में यानी 1967 में बैंक्स की क्या पोजीशन थी। तो ये पाया गया एक स्टडी में कि जो 1950 की अगर बात करें कि बैंक्स उस समय जो थे वो उनका मैनेजमेंट वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थे, उनका मैनेजमेंट प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास था। तो देखा गया कि 1950 में जो शेयर ऑफ क्रेडिट था एग्रीकल्चर का वो 2% था, जबकि इंडस्ट्री कॉमर्स का 70% था। यानी कुल क्रेडिट का, कुल लोन का एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ 2% तक का लोन दिया गया, जबकि 70% तक का लोन इंडस्ट्रीज और बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर दिया गया। 1967 के अंदर भी एग्रीकल्चर का परसेंटेज 2 ही रहा, लेकिन इंडस्ट्री और कॉमर्स 85% तक हो गया। यानी बैंक्स का सारा अटेंशन, सारा लोन जो था वो सिर्फ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के लिए था। और जो देश का जो कमजोर सेक्टर था एक तरह से एग्रीकल्चर, जहां पे लोन की रिक्वायरमेंट थी वो लोन रिक्वायरमेंट काफी कम थी। साथ ही जो रूरल ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी ये था कि बैंक उस समय सिर्फ 1915 में जहां 13% ब्रांचेस रूरल एरिया में थी, 1967 में वो बढ़कर सिर्फ 17% ही हो पाई। यानी बैंक्स का जो इंटरेस्ट था वो क्लियर था कि भाई हमें एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में नहीं जाना है। तो इस रिव्यू के बाद में दिसंबर 1967 में एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल बनाया गया, जिसका काम यही था, जैसे आज की तारीख में जो आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स जारी करता है कि आपको मिनिमम 40% तक तो आपको लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही पड़ेगा, इसका काम भी कुछ उसी तरह से था। लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट चाह रही थी वो काम नहीं हो रहा था, क्योंकि बैंक्स का मैनेजमेंट, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं था। फिर कंट्री के अंदर एक नेशनलाइजेशन के ऊपर डिबेट छिड़ी, नेशनलाइजेशन से रिलेटेड बातें हुई। और जुलाई 1969 का जो घटनाक्रम है फ्रेंड्स वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। हुआ ये कि 12 जुलाई 1969, 12 जुलाई 1969 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पहली बार ओपनली नेशनलाइजेशन का इशू रेज किया।
इस इशू को रेस करने के बाद में उन्हें काफी अपोज किया गया उस इशू को। इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय श्री मोरारजी देसाई, उन्होंने भी 16 जुलाई उसके विरोध में एक तरह से कि भाई वो नेशनलाइजेशन के फेवर में नहीं थे, तो 16 जुलाई 1969 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया तो इंदिरा गांधी जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था वो खुद अपने पास रख लिया। 16 यानी कहे तो 16 जुलाई को इंदिरा गांधी जी के पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो आया। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि 17 जुलाई को जो उस समय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्हें कहा गया कि विद इन 24 आवर्स आप हमें लेजिस्लेशन बना के दीजिए, यानी एक बिल, ऑर्डिनेंस बिल बना के दीजिए बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के ऊपर, सॉरी। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को उस समय किसने असिस्ट किया? आरबीआई गवर्नर श्री एल.के. झा ने। कहा जाता है कि जिन जिन को भी असिस्ट करने के लिए बुलाया गया दिल्ली, रातों रात उन्हें प्लेन में बैठाकर आरबीआई गवर्नर को बॉम्बे, मुंबई से दिल्ली लाया गया और आरबीआई के गेस्ट हाउस में, दिल्ली का जो आरबीआई का गेस्ट हाउस था, वहां रात भर बैठ के जो भी एक टीम थी जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, आरबीआई गवर्नर एल.के. झा थे, इस टीम ने बैठ के रात के भर के अंदर 24 घंटों के अंदर एक लेजिस्लेशन तैयार कर दिया था, यानी एक ऑर्डिनेंस का बिल तैयार कर दिया था। अब 18 जुलाई को जब ऑर्डिनेंस रेडी हुआ तो इस ऑर्डिनेंस को 19 जुलाई 1969 को पास करवाया गया, प्रेसिडेंट के थ्रू एक ऑर्डिनेंस इशू करवाया गया। और 19 जुलाई की डेट भी इसलिए रखी गई क्योंकि 20 जुलाई को, यानी नेक्स्ट डे ही, जो उस समय के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे श्री वीवी गिरी, वो 20 जुलाई को अपने ऑफिस से, यानी उनका टर्म 20 जुलाई को खत्म हो रहा था, वो अपना ऑफिस डेमिट करने वाले थे। तो 19 जुलाई एकमात्र दिन था कि 19 से 20 के बीच में ऑर्डिनेंस पास करवाना है, तो 19 जुलाई को ये ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। 17 टू 18 जुलाई को प्रिपेयर हुआ। उससे पहले 16 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास आया और 19 जुलाई को ऑर्डिनेंस पास कराया, क्योंकि 20 जुलाई के बाद जो प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उनका टर्म खत्म होने वाला था। अगर आप विकिपीडिया पे भी चेक करेंगे तो श्री वीवी गिरी का जो एक्टिंग का जो टेन्योर है वो 20 जुलाई 1969 को खत्म हो रहा है। और फ्रेंड्स, 21 जुलाई 1969 से 21 जुलाई 1969 से लोकसभा, यानी जो पार्लियामेंट है, उसका सेशन स्टार्ट हुआ। यानी सेशन शुरू होने से पहले ही ऑर्डिनेंस इशू करवा के बैंक नेशनलाइजेशन का एक बिल पास करवा लिया गया और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करवा दिया गया। ये 20 जुलाई 1969 टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो खबर छपी थी, ये उसकी एक स्क्रीनशॉट है। तो जो एक्ट आया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, ये इसके जो भी प्रोविजंस थे वो 19 जुलाई 1969 से लागू किए गए। इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑर्डिनेंस पास करने के बाद में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उसके बाद भी काफी प्रॉब्लम्स रही। कि फर्स्ट ऑर्डिनेंस तो आया 19 जुलाई को, उसके बाद में हुआ क्या फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया। 10 फरवरी 1970 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है, वो एक तरह का जो कंपनसेशन आपने प्रपोज किया है, जो बात कही गई है, वो फेयर कंपनसेशन नहीं है। कि आप जो इसे एक तरह से नेशनलाइजेशन करने के बाद में जो कंपनसेशन देना चाह रहे हैं वो फेयर नहीं है, और एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर रखा गया है कि आपने जिन बैंक्स को चूज किया है, कुछ बैंक्स को छोड़ दिया है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। और कुछ बातों को कोर्ट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द किया। फिर 14 फरवरी को एक फ्रेश ऑर्डिनेंस लाया गया, जो भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसको चेंज किया गया। और आप फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 87.5 करोड़ का कंपनसेशन देके 14 बैंकों का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया। 14 फरवरी को सेकेंड ऑर्डिनेंस आया और फाइनली जब बजट सत्र शुरू हुआ तो इसको पार्लियामेंट में पास किया गया और 31 मार्च 1970 को ये एक कानून बन गया। यानी जो ऑर्डिनेंस था उसे एक एक्ट बना दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया। जो बैंक जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट था, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का डिपॉजिट था, उन सभी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। फॉरेन बैंक्स को इसमें छोड़ा गया, जो डोमेस्टिक बैंक्स थे सिर्फ उनको रखा गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन 14 बैंक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 14 बैंकों का जो फर्स्ट टाइम 1969 का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद में आपको पता है 6 बैंकों का जो सेकंड दौर चला 1980 में, उसमें भी नेशनलाइजेशन किया। तो ये किस्सा है 1969 का। ये वो कंपनसेशन का अमाउंट है जो उस समय बैंकों को दिया गया।
हर बैंक का अलग अलग कंपनसेशन अमाउंट आपके सामने है। टोटल मिला के काउंट करेंगे तो कुल मिला के 87.5 करोड़ देके गवर्नमेंट ने इन 14 बैंकों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। अब फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि मैंने कुछ बैंकों के आगे क्रॉस का नाम लगा रखा है। तो बात अभी जो आज की तारीख में करी जा रही है वो प्राइवेटाइजेशन की करी जा रही है। गवर्नमेंट अब दोबारा 52 साल 52 ईयर्स के बाद उस नेशनलाइजेशन से हटकर अब प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है और इवन बजट के अंदर भी अनाउंस हो गया है। ये वो क्रॉस वाले वो बैंक है जो ऑलरेडी मर्ज किए जा चुके हैं या उनके अंदर दूसरे छोटे बैंक मर्ज कर दिए गए हैं, यानी मर्जिंग वाला प्रोसेस इनमें कंप्लीट हो चुका है। तो जो रिमेनिंग बैंक है सिर्फ वो अभी बचे हुए हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि जो मर्ज हो चुके हैं उनको इस बार नहीं छेड़ा जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए। अलग अलग तरह की न्यूज़ है, कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आता है, कभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसके ऊपर पूरे फुल एक्शन में है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने अभी तक कितना एक्शन कंप्लीट कर लिया है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। और आपको एक और बात बता दूं कि 19 जुलाई से ही मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट में। तो जो एक लिस्ट है जिसमें इस बार मॉनसून सेशन के अंदर जो बिल्स पेश होने वाले हैं, वो जो अलग अलग 23 बिल्स पेश होने वाले हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। लेकिन इन बिल्स में कहीं भी जो बैंक का जो नेशनलाइजेशन का एक्ट है 1969 उसका रेफरेंस नहीं है, यानी कि वो जो एक्ट है उसको अमेंड करना, उससे रिलेटेड इस बार मॉनसून सेशन के अंदर वो नहीं रखा गया है। सिर्फ जो 23 से जो बिल्स रखे जाने हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने है। लेकिन फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के सेशन में ही करवाया जाए। ऑर्डिनेंस के थ्रू भी गवर्नमेंट इस चीज को पास करवा सकती है। जैसे नेशनलाइजेशन जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर किया गया, उसी तरह से ऑर्डिनेंस लाके दोबारा प्राइवेटाइजेशन करके यानी उन एक्ट्स को अमेंड किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस आपको पता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट के हेल्प से जो प्रेसिडेंट एक लॉ प्रोमलगेट करते हैं उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और एक बार अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू कर देते हैं तो उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट के अंदर पास करवाया जाता है। तो दोनों तरह से रास्ते हैं। मॉनसून सेशन के अंदर जो बिल्स की लिस्ट है उसमें अभी बैंकिंग जो नेशनलाइजेशन का एक्ट है उसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेंस का भी एक ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि बैंक नेशनलाइजेशन के ऊपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।